नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जड़ी बूटी सीरीज में आज हम लोग जो देखने वाले हैं मुंडा जनजाति। ठीक है, डे नंबर 5 है आज हम लोग का, और आज हम लोग तीसरा ट्राइब ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा ट्राइब ख़त्म कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा संथाल जनजाति को। ठीक है, उसके बाद हमने देखा उड़ाव जनजाति को, और तीसरा जो है आपका मुंडा जनजाति। समझ लीजिए, देखिए जैसे कि हम बोल रहे हैं 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया मत को हम दो भाग में बांट रहे हैं। एक हो गया आपका 7 रुपया और एक हो गया 3 रुपया। इट मीन्स आज जब हम लोग मुंडा जनजाति ख़त्म कर लेंगे, समझिए कि हम लोग 7 रुपया ख़त्म कर लिए हैं। अब बचेगा केवल 3 रुपया कैसे ख़त्म करना है। समझ गए? बस मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के चीज़ें समझाया हूँ। मतलब कि अगर 100 जनजाति मतलब नहीं, जो जनजातियों की जनसंख्या 100 है झारखंड में, तो हमने 70, ठीक है, और 30 अब जो हम लोग 70 पार्ट मतलब पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं इस जनसंख्या का, अब केवल बचा हुआ है 30%। तो देखिए आज हम लोग कवर कर लेंगे मुंडा जनजाति। और अगर आप लोगों ने अभी तक दोनों टॉपिक कंप्लीट नहीं किए, संथाल और आपका उड़ाव, तो जा कर के कंप्लीट करिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो झारखंड में, आप अप टू जेपीएससी तक की चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप आंसर राइटिंग जब करेंगे तो इसके कई सारे डाटा, और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ताकि वो चीज़ें भी आपको याद रह सके। जब आप इंटरव्यू में जाएँ तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। लेकिन आपका काम क्या है भाई? वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। कोई भी चीज़ें विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आगे नहीं बढ़ती है। तो हम दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये बना है, और हम दोनों साथ एक दूसरे के निभा रहे हैं। और बाकी आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, और ईमानदारी पूर्वक आप अपना काम कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए, और बाकी रिवीजन वगैरह स्टैटिक पार्ट हम लोग सब कर ही रहे हैं। चलिए, अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि जो लोग नए हैं, हमारा स्टैटिक सेक्शन चल रहा है। 30 क्वेश्चन जो आपके सचिवालय में आने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने टारगेट रखा 25+ की, 17 कैप्सूल हम लोग दे रखा है। ठीक है, तो उसको भी आप विजिट करिए। सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और सब लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे कमेंट करेंगे। आप डायरेक्टली 1-to-1 आप लोगों को कांटेक्ट करते हैं वहाँ पे। आपको कोई भी चीज़, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, सारी चीज़ वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। कंप्यूटर को कैसे करना है, सब चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। 2-3 मिनट मैंने आपका लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। एकदम मक्खन देख रहे हैं, मलाई की तरह मैं कंटेंट रेडी करता हूँ, राइटिंग देखिए। चलिए मुंडा जनजाति की बात करते हैं। तीसरी जनजाति होगी हम लोगों की। ठीक है, टोटल 32 जनजाति में तीसरा जनजाति। और आज के बाद फिर से जो ट्राइब हम लोग करेंगे एकदम फास्ट वे में चलेंगे, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह। मुंडा जनजाति में सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है, एक एक लाइन हमारा क्वेश्चन बनने वाला, कि झारखंड की जो ये है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, मतलब अगर बात कर लिया जाए फर्स्ट नंबर में, तो हमने देखा संथाल, दूसरे नंबर में हमने देखा उड़ाव, और तीसरे नंबर में हमने देखा मुंडा जनजाति। ठीक है, मतलब आज हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिखी गई है कि झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या का मतलब जो जनसंख्या है जनजातियों की झारखंड में, उसकी टोटल जनसंख्या का 14.56% जो है आपकी मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं झारखंड में। तो हमने अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना देखा, जब हमने, तो संथाल का हमने देखा था 35%, उड़ाव में हमने देखा 18.14%, और मुंडा में हमने देखा 14.16%, 56%। तो जब हमने ऐड किया तो 67.70% हमने टोटल पॉपुलेशन देख लिया केवल इन तीन जनजातियों को मिलाकर, संथाल, उड़ाव और मुंडा को। कहने का मतलब ये है कि 100% में आपका 67%, आप सोच सकते हो कि केवल और केवल इधर बच रहा 33%, यानी कि 1/3, और इधर 2/3 चीज़ें हमने केवल और केवल इन तीन जनजातियों से ही चीज़ें कवर करनी है। इसलिए हमें काफ़ी इसमें फैक्ट और चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अब हम लोग आगे चीज़ों को देखते हैं। अगला जो आपको पॉइंट याद रखना मुंडा जनजाति से, कि मुंडा जनजाति केवल एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आपको केवल और केवल झारखंड में आपको मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो 3 पॉइंट हमने देखनी है, क्या भाई? ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पॉपुलेशन कितना परसेंटेज में, 14.56%, और एकमात्र कौन सी जनजाति? 4 ऑप्शन रहेगा, संथाल, उड़ाव, मुंडा। तो आप कहेंगे मुंडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल और केवल झारखंड में मिलती है या फिर पाई जाती है। क्लियर? आगे चलिए भाई। अगला पॉइंट जो बोला गया है कि
ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में जो मुंडाओं का निवास स्थान था, ये 3 जगह आपको याद रखना है, आजिमगढ़, कालंजर और गढ़पाली, ठीक है, गढ़पाली। ये जहाँ ये तीन जो स्थान का जो नाम बताया गया है, आजमगढ़, ठीक है, या फिर कालंजर या गढ़पाली, ये तीनों जगह जो थे प्राचीन काल में ये मुंडाओं का निवास स्थान हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए प्राचीन काल में मुंडाओं का निवास स्थान आजिमगढ़, कालंजर और गढ़पाली रहा है। मुंडा जनजाति के लोग किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, हमने समझा था कि कौन सी प्रजाति और भाषा के आधार पर हमने 2 चीज़ें कैटेगराइज की थी कल, एक तो ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक क्या था, द्रविड़। तो अब हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें समझ में आ गया था कैसे क्या चीज़ें होती है। तो ये कौन सी प्रजाति से संबंध रखते हैं, तो आप जवाब दोगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था संथाल और उड़ाव में, तो संथाल में हमने क्या देखा था, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, लेकिन हमने उड़ाव में द्रविड़ प्रजाति समूह से, और उसकी भाषा के आधार में भी हमने द्रविड़ में उसको रखा था। तो देखिए इस तरह से जब कंपैरिजन करें, मैं बहुत जल्द कंपैरिजन वाली वीडियो भी लाऊंगा जनजाति के ऊपर, एकदम क्लियर एकदम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर हम बात कर ले, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं मुंडा जनजाति। उसके बाद ये लोग जो है कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे जो मुंडा जो जनजाति है ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसका संबंध भाषाई के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। मतलब 2 पॉइंट, एक तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, और भाषा के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। अच्छा, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको जो सबसे ज़्यादा जो मुंडा जनजाति देखने को मिलेंगे आपको रांची जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में एकदम क्लियर कट रांची मेंशन रहा और 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नेम मेंशन रहे, सुन लीजिएगा अच्छे से, तो रांची ही टिक करिएगा। देखिए इसके अलावा भी मुंडा जनजाति कहाँ मिलेगा, गुमला, सिमडेगा, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में भी निवास करते हैं। अगर ऑप्शन में रांची और पश्चिमी सिंहभूम या फिर गुमला सिमडेगा मिल जाएगा तो आप रांची टिक करके आएंगे, और एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, बोथ ए एंड बोथ बी, तब आप देख लीजिएगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है उसको टिक करके आइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एकदम याद रखना है। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है होड़ोको, ठीक है। ये अपने आप को क्या बोलते हैं, होड़ोको कहते हैं। और ये जो जनजाति के लोग जो है अपनी भाषा को क्या कहते हैं, तो होड़ो जगर, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखना आपको, क्या कि ये जो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं ये स्वयं को क्या कहते हैं, होड़ोको कहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को क्या कहते हैं, होड़ोको कहते हैं। और सब दूसरी बात, ये जो भाषा का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, मुंडा जनजाति के जो लोग हैं ये अपनी जो भाषा को क्या मतलब नाम से पुकारते हैं, तो होडो जगर, ठीक है, होडो जगर बोलते हैं। तो 3-4 पॉइंट आपका क्या हो गया, तो तीसरी सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो गई झारखंड की, परसेंटेज में 14.56%। उसके बाद हमने देखा कि ये केवल और केवल झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। प्राचीन काल में जब ये इनका निवास स्थान पूछा जाए तो आजमगढ़, कालंजर, गढ़पाली कौन से प्रजाति से, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। भाषा मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसका पॉपुलेशन कहाँ है, तो रांची जिला में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो स्वयं को अपने आप को क्या बोलते हैं, तो होड़ोको कहते हैं। और जो भाषा, ठीक है, अपनी भाषा को ये क्या नाम से पुकारते हैं, तो होडो जगर। मुंडा जनजाति में अगर गोत्र पूछ लिया जाए, देखिए गोत्र को ही कीली कहा जाता है। मुंडा जनजाति में भी हमने संथाल में भी देखा था, उड़ाव में भी हमने देखा है। तो मुंडा जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं, तो 340 गोत्र हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट, इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आयोजित विवाह का ही सबसे ज़्यादा प्रचलन देखा गया है विवाह में भी। अगर संथाल में बात कर ले, उड़ाव में बात कर ले, मुंडा में, तो तीनों में अभी तक हम देख रहे हैं जब से सबसे ज़्यादा जो विवाह प्रचलित है वो क्या है, आपके अरेंज मैरिज यानी कि आयोजित विवाह की बात की गई है। मुंडा जनजाति में भी सेम वही चीज़ है कि जो सेम गोत्र के, ठीक है, युवक युवतियों के बीच में क्या है, विवाह वर्जित है, यानी कि विवाह क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। सेम गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता मुंडा जनजाति में भी। अगला पॉइंट, कुछ विवाह से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक विवाह है हरन विवाह, मुंडा जनजाति के विवाह है। इसका आपको बहुत अच्छा सवाल बन सकता है जेपीएससी वगैरह का आप पेपर देंगे तो। हरन विवाह का अर्थ समझ लीजिए, देखिए पसंद की लड़की को हरण करके उसके विवाह करना। देखिए कोई वर है या कोई युवक है, उसको कोई युवती पसंद आ गई तो उसका क्या करना, हरण करना एक तरह से, ठीक है, और उससे क्या कर लेना, विवाह करना ही कहलाता है हरन विवाह। ये मुंडा जनजाति की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा राजी खुशी विवाह, एक तरह से टाइप ऑफ लव मैरिज आप इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जो वर और जो वधू होंगे, ठीक है, उनकी इच्छा को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है, ठीक। मतलब कि देखिए है तो उनके पसंद से ही, लेकिन इनके गार्जियन भी फिर फाइनली रेडी रहते हैं, तो ये विवाह को नाम दिया जाता है राजी खुशी विवाह।
लव कम अरेंज आप इसे बोल सकते हैं, या टाइप्स ऑफ लव मैरिज आप इसे नाम दे सकते हैं। सेवा विवाह इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछेगा बहुत, मतलब कि पिछले बार भी पूछा गया है। सेवा विवाह का अर्थ समझ लीजिए क्या है। इस प्रकार की जो विवाह होती है, इसमें होता क्या है कि जो वधू है, ठीक है, यानी कि जो लड़की है, उसके घर यानी कि लड़की के जो पिता के घर में क्या करना होगा, आपको सेवा करना होगा, ठीक है। सेवा करके आपको वधू मूल्य चुकाया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि जो लड़की के साथ शादी हुई है, ठीक है, कि मतलब कि जो लड़का है, ठीक है, उसने मतलब क्या है कि वधू मूल्य वो चुकाने की अगर स्थिति में नहीं है, वधू मूल्य समझ रहे हैं ना, कि वाइडल वैल्यू आप उसे बोल सकते हो, या दहेज एक तरह से बोल सकते हो, लड़का देता है। तो अगर वो वर अगर चुकाने की स्थिति में नहीं है तो उसे क्या करना होगा, उस लड़की के घर जाना होगा, ठीक है, और उसके माता पिता की क्या करना होगा, सेवा करना होगा, ठीक है। इसे ही नाम दिया गया है सेवा विवाह। ये अच्छा से समझ लीजिएगा, इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वर जो पक्ष है, यानी कि जो लड़का वाला जो पार्टी है, अगर वो वधू मूल्य को या फिर पौन जिसे हम कहते हैं, अगर वो चुकाने की स्थिति में अगर नहीं होता है, तो उस वर को, उस लड़के को क्या करना होगा, वधू मूल्य चुकाने के लिए, ठीक है, उसको क्या करना होगा, उस लड़की के माता पिता की सेवा करनी होगी, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेवा विवाह कहते हैं। यही बात यहाँ आपको लिखा हुआ है। अगला विवाह है हट्ट विवाह। हट्ट विवाह का मतलब क्या है कि इस विवाह में जो कन्या होती है, ठीक है, बलपूर्वक, ठीक है, उस लड़के से क्या करेगी, यहाँ उसके घर चली जाएगी, ठीक है, और तब तक उनके घर में रहेगी जब तक कि उसकी विवाह नहीं हो जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं हट्ट विवाह। मुंडा जनजाति की बात हो रही है, ठीक है भाई। अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं मुंडा जनजाति में जो विवाह को क्या नाम दिया जाता है। तो आप बोलेंगे मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहा जाता है, ठीक है। एवं जो वधू मूल्य की जो मैंने बात की थी, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, वाइडल वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, गोनोंग टका, ठीक है, गोनोंग टका, या फिर वधू मूल्य को आप पौन भी बोलोगे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है मुंडा जनजाति में, गोनोंग टका कहा जाता है। तो यही है, अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो उनके माता पिता की क्या करना होगा, सेवा करना होगा, इसलिए इसका नाम ही दिया गया सर्विस विवाह। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो संथाल और उरांव के जस्ट अपोजिट है। देखिए, इस जनजाति में जो तलाक होंगे, मतलब जो डाइवोर्सी होंगे, उनको क्या कहा जाता है, साकमचारी कहा जाता है, ठीक है। और यदि कोई वधू, ठीक है, यदि कोई वधू तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वो कौन सी जनजाति में या प्रचलन है कि वो वधू जो तलाक दे रही है उसको वधू मूल्य चुकाना पड़ेगा। लड़के ने क्या किया भाई, वधू मूल्य दिया, तब जाके विवाह हुआ। और अगर लड़की तलाक दे रही है तो उसे क्या करना होगा, उस लड़की को वधू मूल्य लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये सिस्टम आपके संथाल और उरांव में ऐसा कुछ भी बात नहीं कहा गया था, ठीक है। संथाल और उरांव में ऐसी प्रचलन नहीं है, लेकिन ये मुंडा जनजाति में, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस जनजाति में देखिए विधवा विवाह का प्रावधान की कोई भी बात नहीं की गई है। हमने देखा था जैसे संथाल और उरांव में चर्चा थी, दोनों डाइवोर्सी संथाल में हमने देखा था और उरांव में हमने देखा था कि एटलीस्ट इसमें विवाह संपन्न हो सकती है, जरूरी नहीं है कि लड़का डाइवोर्सी ही हो, ठीक है, हमने देखा था इसको। तो इस जनजाति में लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान की बातें नहीं की गई है। तो इससे पता चलता है कि शायद मुंडा जनजाति में, अब देखिए अगर बहुत प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो विधवा विवाह को एकदम मतलब मंजूरी नहीं मिलती थी। ठीक है, धीरे धीरे समाज का डेवलपमेंट हुआ, समाज विकास होते चला गया, लोग शिक्षित होते चले गए, तो देखिए कि हाँ ये नीड के अकॉर्डिंग ये विवाह प्रचलन में होना चाहिए। तो अभी बिल्कुल मुंडा जनजाति में भी होगा, लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं अभी या फॉर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में से पहले की बात हो तो यहाँ पर विधवा विवाह का प्रावधान नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति का जो प्रमुख पर्व है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सरहुल पर्व। ठीक है, जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है, लेकिन आपको मास का अगर नाम पूछ लिया जाए तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है ये पर्व। सरहुल जो है इस मुंडा जनजाति का प्रमुख पर्व है। और सरहुल को क्या नाम दिया जाता है, बाप पर्व या फिर फूलों का पर्व भी कहा जाता है। याद रखिएगा किस नाम से हम सरहुल को बोलते हैं, सरहुल त्यौहार को, तो बाप पर्व या फिर फूलों का पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मुंडा जनजाति के लोग धान रोपने के समय रोआ पूना, ठीक है, रोआ पूना त्यौहार मनाते हैं। और जब नए अनाज जब घर पे आते हैं तो उस समय जोमनवा पर्व मनाते हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पर्व याद रखना, सरहुल पर्व, धान रोपने के समय कौन सा त्यौहार मनाते हैं, रोआ पूना, और जब नए अनाज जब घर पे आते हैं तो जोमनवा पर्व ये मनाते हैं। ये पॉइंट तीनों याद रखने हैं कि किसकी बात हो रही है, मुंडा जनजाति की। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्व है मुंडा जनजाति की, कर्मा है, सोहराई है, ठीक है, माघे है, फागु, फागु मतलब होली हो गया, बुरु पर्व हो गया, जितिया हो गए आदि। ठीक है, तो कई ऐसे त्यौहार जो हिंदू सनातन में जो मनाए जाते हैं वो सभी त्यौहार यहाँ भी देखे गए हैं।
मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता अगर पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सिंह बोग्गा, ठीक है। सिंह बोग्गा जो है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में है, और ये क्या है, किनके प्रतिरूप है, तो ये सूर्य के प्रतिरूप है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि इस जनजाति के लोग सिंह बोग्गा की जब पूजा करते हैं तो वाइट कलर के ही सारी चीज़ें होती, जैसे कि अगर फूल चढ़ाएंगे भी तो वाइट होंगे, ठीक है। भोग प्रसाद भी लगा रहे तो वाइट, कुछ ऐसा भोग लगाएंगे जैसे मिठाई लगा रहे तो वो वाइट मिठाई होगी, ठीक है। या अगर तिलकुट हो गया या फिर कुछ भी ऐसा मतलब मिठाई लग रहा है तो वो वाइट कलर की होनी चाहिए। उसके बाद जो इसमें बलि भी दिए जाते हैं तो वो जो बलि दी जाएगी मुर्गे की, और वो मुर्गा भी कैसा होगा, तो वाइट रंग का ही मुर्गा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है भाई, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड जेपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, सिंह बोग्गा। मुंडाओं के जो ग्राम देवता है उनको क्या कहा जाता है, हाथू बोंगा कहा जाता है, ठीक है। मुंडाओं के जो ग्राम देवता होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, हाथू बोंगा कहा जाता है। और जो पहाड़ देवता है उनको बुरु बोंगा कहा जाता है, और जो कुल देवता है उन्हें ओड़ो बोंगा कहा जाता है, ठीक है। या फिर खुंट हंकार भी कहा जाता है। यानी कि ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, क्या क्या। मुंडा के जो ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है, ठीक है। जो ग्राम देवता को, मुंडा में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है, हाथू बोंगा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पहाड़ देवता को क्या नाम दिया जाता है, तो पहाड़ देवता को बुरु बोंगा, ठीक है। और कुल देवता जो होते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, तो ओड़ो बोंगा या फिर खुट हंकार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगले हम लोग देखते हैं मुंडा में जो जल देवता से भी आपसे पूछा गया है आपसे नाम, कि देखिए मुंडा में जो जल देवता उनको किस नाम से पुकारा जाता है, तो इकिर बोंगा कहा जाता है। तो 4 चीज़ हमने देख लिया, ग्राम देवता हाथू बोंगा, पहाड़ देवता बुरु बोंगा, और हमने देखा कुल देवता ओड़ो बोंगा या फिर खुट हंकर, या फिर जल देवता हमने देखा इंकिर बोंगा, ठीक है। आगे इस जनजाति में जो गांव की सबसे बड़ी देवी है, ठीक है। तो गांव की सबसे बड़ी जो देवी को, मतलब जो गांव के लोग मानते हैं, मुंडा जनजाति के लोग, उनको क्या कहते हैं, देसावली कहा जाता है, ठीक है। देसावली कहा जाता है। मुंडा ट्राइब्स के जो लोग होते हैं, जो गांव की, जो अपने गांव की सबसे बड़ी जिनको देवी माना जाता है या जिनकी पूजा ये लोग करते हैं, आराधना करते हैं, उनको क्या ये कहते हैं, देसावली कहा जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होंगे उनको क्या कहा जाएगा, पाहन कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडा जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होंगे उनको क्या कहा जाएगा, पाहन कहा जाएगा। और पाहन का जो सहायक होगा उसको क्या कहेगा, पुजार या फिर पन भरा कहते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। धार्मिक प्रधान मतलब क्या है कि एक विशिष्ट वो व्यक्ति होगा, ठीक है। गांव का वो एक विशिष्ट व्यक्ति होगा जो गांव की सारी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को, ठीक है, उस पर वो पूरा कंट्रोल करता होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी गांव में मतलब विवाद हो या फिर छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम है उसका निपटारा वो करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव की तरह से प्रतिनिधित्व की तरह वो सारा काम देखते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाए, सॉरी ये धार्मिक प्रधान हो गया, मैं ग्राम प्रधान के बारे में बताने लग गया था, सॉरी 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 मेरे भाई। मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान का मतलब क्या हो गया, मतलब धर्म से रिलेटेड, ठीक है। जो भी कार्य होगा उनका जो प्रधान होगा उनको क्या कहेंगे, पाहन कहेंगे। और उनके जो मदद करने वाले होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पुजार या फिर पन भरा कहते हैं, ठीक है। हमने ग्राम प्रधान के बारे बता दिया। देखिए ग्राम प्रधान समझ लीजिए, ग्राम प्रधान क्या हो गया, ग्राम प्रधान कहने का मतलब ये है कि वो पूरे गाँव को क्या होगा, पूरे गाँव का एक विशिष्ट व्यक्ति होगा वो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे गांव का वो प्रतिनिधित्व करता होगा। जैसे कि कोई कर की वसूली करना हो, लगान वसूलना हो, गांव में राजनीतिक व्यवस्था एक सुचारू रूप से चले, कोई मतलब कि विधि व्यवस्था सही ढंग से चलना है, न्याय प्रक्रिया सही हो, रूल्स एंड कानून जो भी है वहाँ की फॉलो सही तरह से हो, तो और या फिर गांव के लोगों के बीच में कोई भी विवाद हो तो उसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है, उनको क्या सजा देना, ये सब चीज़ों का जो देखभाल करता है उसे हम कहते हैं ग्राम प्रधान, ठीक है। और इस ग्राम प्रधान को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो धार्मिक प्रधान को हम क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। और जो पाहन का जो सहायक होता है, जो हेल्पर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पुजार या फिर पन भरा भी कहते हैं। ग्रामीण पुजार जो होते हैं, देखिए ये आप समझ लीजिए, ग्रामीण पुजार आप किताबों वगैरह में पढ़ते होंगे लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ये ग्रामीण पुजार का अर्थ क्या हो रहा है। देखिए होता क्या है कि हम लोग घरों में क्या करते हैं, कभी भी किसी भी खुशी कारण सत्यनारायण भगवान का पूजा करवा लिए या खुशी के दौर पे कुछ भी छोटे मोटे पूजा कर लिए, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जो धार्मिक प्रधान है उनको बुलाएंगे, ये तो नहीं जाएंगे भाई, इतना तो ये फ्री नहीं होंगे, ठीक है। तो जो छोटे पुजारी जो होते हैं, छोटे स्तर पर जो घरों घरों में जाकर के पूजा कर लेते हैं, छोटी छोटी खुशियों में जो आप पूजा पाठ करते हो देवी को खुश करने के लिए, तो उनका जो पूजा किया जाएगा उसको नाम दिया जाता है ग्रामीण पुजारी, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, डेहरी कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, डेहरी कहते हैं। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था, ग्रामीण पुजारी को क्या कहते हैं, डेहरी कहते हैं।
ये ग्रामीण पुजारी का मतलब भी आप समझ में आ गया कि जो हम लोग आसपास में छोटा मोटा पूजा कर लिए, घरों में सत्यनारायण भगवान, तो एक एग्जाम्पल दिया हमने। तो वो पूजा को संचालन करने के लिए कौन आएंगे? ये पाहन नहीं जाएंगे, जो आते हैं उनको हम कहते हैं डेहरी, ठीक है। इस जनजाति के जो लोग होते हैं जादू टोना पे भी विश्वास करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और जो जादू टोना करते हैं, जो झाड़ फूक करने वाले को क्या कहता है? देवड़ा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, देवड़ा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इनको हम क्या नाम देते हैं? तो देवड़ा, देवड़ा कहते हैं। अगले हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट होगा हमारा कि मुंडा जनजाति में जो ग्राम प्रधान होता है, देखिए यही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि ग्राम प्रधान क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। और मुंडा जो होता है पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है, एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, याद रखिएगा, विशिष्ट व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। लगान को वसूल करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, कोई विवाद हो गया उसका निपटारा करना, ये सभी कार्य किसका होता है? ग्राम प्रधान का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। अब देखिए मुंडा बनता कौन है? तो ये एक वंशानुगत पद होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बना हूँ मुंडा, मतलब ग्राम का प्रधान, तो फिर मेरे वंशानुगत, मेरे नीचे के जो पीढ़ी रहेंगे वो फिर अगले जनरेशन में वो ही मुंडा बनेंगे। ये एक वंशानुगत पद होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कई गांव के, अब क्या हुआ कि देखिए कई गांव के पंचायत को मिलाकर एक बड़े पंचायत का निर्माण किया जाता है। हमने कल बहुत ही अच्छे से समझाया था, पढ़ा पंचायत कहते हैं ये, ठीक है। छोटे छोटे जो पंचायत हैं वो सारे पंचायत को मिलाकर एक बड़ा सा पंचायत बना लिया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा इस गाँव का कंट्रोल करने वाला होगा एक पंचायत, जिसको हम क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत कहते हैं, ठीक है। और इस जो पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं? मुंडा जनजाति में मानकी कहते हैं, ठीक है। उड़ाव जनजाति में हमने कुछ और कहा था। तो पढ़ा पंचायत समझ में आ गया होगा, कल ही हमने बता दिया इसको। मुंडा में क्या हुआ? मुंडा जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गितियोड़ा कहा जाता है। युवा गृह क्या होता है नहीं बताएंगे, कल बता दिए। तो देखिए मुंडा में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गितियोड़ा कहा जाता है। अगला पॉइंट, हमने घुमकुड़िया देखा था उड़ाव में, ठीक है। मुंडा जनजाति में घुमकुड़िया से संबंधित काफ़ी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे उड़ाव में, हमने देखा था कैसे कैसे था। 3 साल में, उसके बाद 10 से 11 वर्ष के युवक युवतियाँ, अविवाहित जो उड़ाव की जनजाति के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट सदस्य नहीं बन सकते थे, ठीक है। लेकिन मुंडा में आपको इतना याद रखना है कि युवा गृह को क्या कहा जाता है? गितियोड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो वंश कुल की जो परंपरा को क्या कहा जाता है? खूंट कहा जाता है। ये समझ लीजिए खूंट का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे वंशज होते हैं या फिर जो हमारा कुल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं खूंट, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं? खूंट के नाम से हम उसे बोलते हैं। अगला पॉइंट, मुंडा जनजाति में वंश कुल की परंपरा को हम क्या कहते हैं? खुंड कहते हैं। उसके बाद है खुंट भूमि। देखिए ये समझ लीजिए, खुंट कट्टी भूमि होगा, यार यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये होगा खुंट कट्टी भूमि, ठीक है, खुंट कट्टी भूमि। खुंट कट्टी भूमि क्या होता है इसको समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम में एकदम डेफिनेटली पूछेगा। क्या हुआ? जैसे कि मुंडा जनजाति के जो लोग थे उनके जो भूमि थी, उन्होंने उस भूमि को, अगर जैसे कि क्या है, जंगल है, पूरा जंगल को हमने काट करके, वृक्षों को काट उठ करके एकदम समतल भूमि बनाकर हमने उसे कृषि योग्य जमीन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वो खेती कर सकते हैं। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो मेरे वंशज ने ये कार्य किया था, ठीक है। तो जो वंशज है उनको हमने क्या कहा? खुंट कहा, ठीक है। अब इस जमीन को अब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जमीन को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनके ही वंशज हुए, ठीक है। मतलब कि मेरे पिताजी के एग्जाम्पल दे रहे हैं मुंडा जनजाति के, ठीक है, ठीक है। तो और ये हम हो गए अभिषेक, तो ये मेरे वंशज के कहलाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे? खूंट कहेंगे। इन्होंने एक ज़मीन को खेती योग्य बनाया, ठीक है, जंगल को साफ करके बिल्कुल समतल भूमि बना दिया, ठीक है। तो अब ये जो भूमि जो बनाया है इन्हें, इनका हक था, अब इसके बाद फिर मेरा भी हक है। तो अब धीरे मतलब कि अब ये धीरे धीरे जो परंपरा चल रही है, ये ज़मीन पर मेरा हक आ गया, यानी कि ये जो भूमि है होगी, इस भूमि का नाम कहलाएगा खूंट कट्टी भूमि। खूंट ये हमारे वंशज हो गए और कट्टी ये भूमि का नाम हो गया, तो खूंट कट्टी भूमि। उसी प्रकार मेरा जब वंशज आगे चला तो उसका भी ये जमीन उस पर हक हो गया, तो इस प्रकार से ये खूंट कट्टी भूमि इसका नाम हो गया, समझ गए। तो वैसी भूमि जो हमारे वंशज की थी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, उनको खेती योग्य कृषि योग्य बनाया, ठीक है, उस जमीन को समतल बनाया, और फिर उस भूमि को हमने क्या नाम दिया? खूंट कट्टी भूमि, ठीक है। वो भूमि जो वंश परंपरा से चलती आ रही है, सिंपल सा ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि मुंडा जनजाति के जो पूजा स्थल होते हैं, जहाँ पे पूजा ये लोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति के लोग जो पूर्वजों की जो आत्मा के निवास स्थान होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये लोग मतलब जो किन्हीं की मृत्यु हो गई मान लो मुंडा जनजाति में, तो ये लोग क्या करते हैं? उनका दाह संस्कार करते हैं। अब देखिए हिंदू सनातन में क्या है? उनको जला देना, लेकिन बहुत मुंडा जनजाति में ऐसा भी दोनों प्रचलन, या तो वो जला देते हैं या फिर उनको दफना देते हैं, दोनों प्रचलन, ये भी आपको याद रखना है।
तो इस केस में जब दफनाया जाता है तो या फिर क्या है, उनके पास हड्डी का जो मतलब अवशेष बच जाएगा, तो उस अवशेष को भी क्या नाम दिया जाता है, ऐसे पूछेगा तो आप बोलोगे शासन कहा जाता है। या फिर वो जो स्थान हो गया जहाँ पे उनकी आत्मा को मतलब दफनाया गया या फिर जलाया गया है, अंतिम संस्कार, तो उनको भी क्या कहा जाता है, उस स्थान को भी हम नाम देते हैं शासन। ठीक है। अच्छा, मुंडा जनजाति में इंपॉर्टेंट है महिलाओं से संबंधित इसके जहाँ पर इनको वर्जित है जाना। एक तो धान की जब बुआई हो रही है उसमें वो भाग नहीं लेगी, छप्पड़ पे मतलब जो छप्पर होते हैं उन पे ये नहीं चढ़ेगी। ठीक है। और दाह संस्कार में ये भाग लेना इनका वर्जित है। ठीक है। अभी ये इनका कल्चर है भाई, तो ये याद रखना है। हमने उड़ाव में देखा था महिलाएं क्या थी, जादू टोना अच्छी करती थी, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। और कहाँ कहाँ हमने देखा था महिलाओं की स्थिति हमने जो बताई थी, वहाँ से आपके जरूर सवाल पूछे जाएंगे। मुंडा जनजाति में डेड बॉडी को जलाने और दफनाने की दोनों की प्रथा प्रचलित है, मैंने बता दिया आपको। अगला है कि मुंडा जनजाति की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। मुख्य आर्थिक क्रिया आपसे पूछा जाएगा तो ये इनकी आर्थिक क्रिया क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है। मुंडा जनजाति की जो आर्थिक क्रिया है वो क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति की जो कृषि योग्य जो भूमि है, तो उनको 3 प्रकार से ये विभाजित करते हैं भूमि को। वो भूमि जिनको इन्होंने कृषि योग्य बनाया है, तो ये इनको 3 भाग में रखते हैं। एक होता है पंकु, एक होता है नागरा का लात और एक होता है खिरसी। वो भूमि को हम कहते हैं पंकु, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ठीक है। लेकिन वो भूमि जो औसत रूप से एवरेज रूप से उपजाऊ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, तो उसे हम कहते हैं नागरा। और जो बिल्कुल ही अनुपजाऊ है, मतलब रेत युक्त भूमि होती है, बालू जिसमें ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं खिरसी। ठीक है। तो ये मुंडा जनजाति के 3 भूमि हो गए। ये भूमि से आपके सवाल पूछेंगे, मैच द फॉलोइंग से पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखना है कि जो पशुओं की पूजा करते हैं तो ये इसके लिए, ठीक है, एक विशेष त्यौहार मनाते हैं जिसको कहते हैं सोहराई। तो आपसे पूछा जाएगा सोहराई का संबंध है किससे, तो याद रखना है पशु पूजा से संबंधित रखते हैं। तो ये पूजा करते हैं पशुओं की, तो उसके लिए ही, इसके सम्मान में ही एक त्यौहार मनाते हैं सोहराई पूजा जिसको बोलते हैं। मुंडा और मानकी जो होता है, ये जो पद हमने बताया था वंशानुगत होता। मुंडा हमने बताया ग्राम प्रधान, और मानकी हमने क्या, जो पढ़ा पंचायत जो था उसके जो हेड होंगे उसको हमने क्या कहा था, मानकी कहा था। ठीक है। तो ये पद भी आपका वंशानुगत होता है और ये पद भी आपका वंशानुगत होता है, ये भी याद रखेंगे। मुंडा जनजाति में गांव के जो पंचायत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मुंडा जनजाति में गांव के जो पंचायत को हम क्या कहते हैं, हातू कहा जाता है। ठीक है। जो गांव के पंचायत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हातू कहा जाता है। ठीक है। जो पंचायत हो गया ना, पंचायत मतलब क्या है कि मतलब कि पंच मतलब 5 से ज़्यादा, कम से 6-7 लोगों का एक यहाँ पे एक ग्रुप बनता है जो छोटे स्तर पर आपके विवादों का निपटारा करती है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन निकालनी है, तो ये पंचायत देखती है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उस गांव के पंचायत को हातू कहा जाता है मुंडा जनजाति में। तथा ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, वो 5 मेंबर का अगर पंचायत बना तो उसका एक हेड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हातू मुंडा कहेंगे। ठीक है। इसके पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, तो अखड़ा कहा जाता है। ठीक है। अखड़ा कहा जाता है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था अखड़ा कहाँ, अखाड़ा कहाँ देखा था, उड़ाव जनजाति का जो नृत्य स्थान होता है, और मुख्य नृत्य क्या था, यदूर था। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा, देखिए त्योहारों में जो पुरुष जो वस्त्र धारण करते हैं उसको क्या कहा जाता है, बटोई या फिर करैया कहा जाता है। और जो महिलाएं जो धारण करती है वस्त्र, उनको क्या कहा जाता है, परैया कहा जाता है। ठीक है। तो पुरुष को क्या कहा जाएगा, बटोई या करैया, और महिलाओं का क्या कहा जाएगा, परैया। ठीक। और अंतिम पॉइंट है, मुंडा जनजाति की जो प्रसिद्ध लोक कथा है, एक याद रखना है, सो सो बोंगा। तो फाइनल ये आपका पूरा का पूरा मुंडा जनजाति मेरे एंड से कंप्लीट। आप जेएसएससी के किसी भी पेपर में जाइए, ठीक है, आराम से जाइए, जेपीएससी में भी जाइए, आराम से जाइए। आपके मेंस राइटिंग तक की ये चीज़ें आप जब देखिए, अब इसको अब मैंने थोड़ा पॉइंट वाइज पॉइंट कर दिया 1 लाइनर फॉर्म में। अब यही क्या करेंगे कि जितने भी सामाजिक स्थितियाँ, ठीक है, उसको हम एक जगह पॉइंट कर लेंगे जेपीएससी में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। सामाजिक स्थिति को एक जगह कर देंगे, धार्मिक स्थिति क्या, कौन धार्मिक प्रधान होते हैं, कौन देवता की पूजा होती है, देवी में क्या होता है, कौन प्रमुख देवी होती है, जो उनके प्रधान होते हैं, उनके जो सहायक होते हैं, उसको एक जगह लिख दिए। फिर आर्थिक स्थिति पे हमने चर्चा कर दी कि उनकी क्या अर्थव्यवस्था है, या फिर उनका जीवन उपार्जन जो चल रहा होता है कृषि से, शिकार से, अगर वो, उसके बाद सामाजिक में हमने पूरा का पूरा त्यौहार के बारे में बतानी है। ठीक है। तो ये अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत सॉलिड आपका एक नोट्स बन जाएगा। आप सोच सकते हैं ये जो कंटेंट है 6 पेज पे है, तो आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये 7-8 पेज का बहुत अच्छा हो जाएगा मुंडा जनजाति के ऊपर। ठीक है। उसकी सामाजिक स्थिति को दर्शाना हो, धार्मिक स्थिति को दर्शाना हो, या फिर उसकी आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को दर्शाना हो, तो पूरे अच्छे से समझा सकते हैं। एक मैप बना लेंगे उसकी, जो पूरे झारखंड की मैप बना करके, ठीक है, उसके मेन हम रांची को दिखा देंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पर एक अच्छा मतलब इमेज बना करके उसको हम डिनोट कर देंगे मुंडा जनजाति का मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।